Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in step anti-test session. Today we will study lecture number 11 and the topic is cell division. So for the content of today's topic, let's move towards the board. First content of today's topic is cell cycle, and within cell cycle we discuss interphase, further subphases of interphase G1, S, G2 phase, and then mitotic phase, and last में cytokinesis, then detail of mitosis, and within mitosis process of mitosis and significance of mitosis. Mitosis के बाद जो सेकेंड टाइप है डिवीजन की वो मियोसिस है, एंड विद इन मियोसिस वी डिस्कस प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. सो फर्स्ट कंटेंट इज सेल साइकिल. सो टू अंडरस्टैंड द सेल साइकिल हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एंड क्वेश्चन इज सेल साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस व्हिच इन्वॉल्व अल्फा इज पीरियड ऑफ ग्रोथ, beta is replication of tissue, Charlie is period of no metabolism, and delta is replication of organ. अब इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन करेक्ट है, एंड दैट इज अल्फा कि सेल साइकिल पीरियड ऑफ ग्रोथ है. इसके अलावा और कौन से इवेंट है सेल साइकिल के कि सेल रेप्लिकेट करता है अपने डीएनए को, सेल साइज में ग्रो करता है और फिर डिवाइड कर जाता है. इन तमाम इवेंट्स को हम कोलेक्टिवली सेल साइकिल कहते हैं और इसको फर्दर फेजेस में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट फेज इंटरफेज है. सो सेल साइकिल की फेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं, एंड द क्वेश्चन इज सेल साइकिल कंप्राइजेस ऑफ हाउ मेनी फेजेस? अल्फा इज 1, बीटा इज 2, चार्ली इज 3, डेल्टा इज 4, एंड द आंसर इज 2. 1 इज द इंटरफेज, सेकंड इज द M phase या उसे हम कहते हैं mitotic phase, and the interphase is further divided into 3 phases. One is the G1 phase, second is S phase, and third one is G2 phase, and M phase is the dividing phase. अब G1, S, G2 इनमें कौन से इवेंट्स होते हैं इन्हें देखने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो G नोड फेज का है कि G नोड फेज इज नॉट द फेज ऑफ सेल साइकिल because it's a phase of cell life cycle, क्योंकि G नोड फेज सेल साइकिल से आउटसाइड आती है. हम पढ़ेंगे कि जब सेल डिवाइड करता है इसे हम कहते हैं पोस्ट माइटोटिक फेज. तो पोस्ट माइटोटिक फेज में सेल लीव करता है G1 फेज को और एंटर होता है G नोड फेज में. और ह्यूमन बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर टाइम में जो मोस्ट ऑफ सेल हैं वो किस फेज में एग्जिस्ट करते हैं? वो G नोड फेज में एग्जिस्ट करते हैं. दैट्स मीन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट ऑफ सेल किस फेज में है तो आप G नोड कहेंगे. और अगर किसी सेल की एग्जांपल हो, फॉर एग्जांपल अगर न्यूरॉन सेल की एग्जांपल हो कि न्यूरॉन सेल इस वक्त किस फेज में है तो आप कहेंगे वो G नोड फेज में है. मसल सेल इस वक्त किस फेज में है तो आप कहेंगे वो G नोड फेज में है. इसी तरह से बोन सेल किस फेज में है तो आप कहेंगे वो G नोड फेज में है. इसे फंक्शनल फेज ऑफ सेल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सेल नॉर्मली बॉडी में फंक्शन कर रहा होता है, डिवाइड की तरफ मूव नहीं करता. और इसी स्टेज में सेल हाईली डिफरेंशिएट भी होता है, बिकॉज फंक्शन कर रहा है तो फंक्शन करने के लिए जो उसको स्ट्रक्चर चाहिए वो भी इसमें क्या होता है? डेवलप होता है. दैट्स मीन एज कंपेयर टू द अदर डिफरेंट फेजेस सबसे हाईली सेल डिफरेंशिएट कब होगा? वो G नोड फेज में होगा. तो ये बात आपने याद रखनी है फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इन फेजेस की फर्दर डिटेल स्टडी करने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. फर्दर डिस्कशन से पहले एक क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन ब्लैंक कंसेक्टिव डिवीजन अल्फा 1, बीटा 2, चार्ली 3 एंड डेल्टा 4. दैट्स मीन यहां पे लिंक है डेफिनेशन ऑफ इंटरफेस, यानी ये इंटरफेस की डेफिनेशन पूछी गई है
कि इंटरफेस क्या है. सो इंटरफेस इज अ गैप बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन. दैट्स मीन जब एक सेल बनता है और ये इंडिकेट हो रहा है कि ये सेल बना एक डिवीजन में और फिर उस गैप में गुजरेगा जिसके बाद दोबारा डिवाइड कर जाएगा, तो इस डिवीजन और नेक्स्ट डिवीजन, इन कंसेक्टिव डिवीजन के दरमियान जो गैप है उस गैप को हम इंटरफेस कहते हैं. और ये सेल साइकिल की फर्स्ट फेज है. इंटरफेस को मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है कि इसमें सेल रेस्ट है. दैट्स मीन रेस्टिंग नेम से ये इंडिकेट हो रहा है कि कोई काम नहीं होगा, जबकि ऐसा कहना गलत है क्योंकि इस दौरान बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं. हम ये नहीं कह सकते कि इंटरफेस इज अ रेस्टिंग फेज. अब इंटरफेस के जो डिफरेंट इवेंट्स हैं उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए हर एक को सेपरेटली हम यहां पे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा G1 फेज. इसके क्या पॉइंट्स होंगे? फर्स्ट वन इज इट्स अ पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म. दैट्स मीन इसमें बहुत ज्यादा क्या होती है? मेटाबॉलिज्म होती है, बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें सेल डिफरेंट एंजाइम बनाता है और उन एंजाइम की वजह से और डिफरेंट कंटेंट की वजह से सेल साइज में ग्रो भी करेगा. एंड देन नेक्स्ट क्या इवेंट है? फर्स्ट वन इज हमने कहा पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म, सेकंड इज ग्रो इन साइज, थर्ड वन इज स्पेसिफिक एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड, एंड द नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज, यानी डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए जो उनका बिल्डिंग ब्लॉक है, जो उनका सब यूनिट है, वो G1 फेज में क्या होगा? प्रोड्यूस होगा. एंड देन इसका टाइम ड्यूरेशन है 9 आवर्स का होता है इन द ह्यूमन बीइंग. और इसको एक और नेम भी हम प्रपोज करते हैं और वो पोस्ट माइटोटिक है. दैट्स मीन एक डिवीजन जब होगी उसके बाद जो सेल बनेगा तो सबसे पहले किस फेज में एंटर होगा? वो G1 फेज में एंटर होगा. दैट्स मीन ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आफ्टर द डिवीजन, माइटोसिस के बाद सेल किस फेज में एंटर होता है? तो रिमेंबर दैट कि वो G1 में होता है, इसीलिए इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहा जाता है. अब यहां पे गौर करें, अगर आप, हमने हर पॉइंट को कन्वर्ट किया एक ऐसे पॉइंट में जिससे एमसीक्यू जनरेट हो सकता है. एंट्री टेस्ट में यही आपने पॉइंट याद रखना है कि जब भी आप बुक को पढ़ेंगे तो आप उस टॉपिक को, उस लाइन को देखेंगे विद द आई ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि उस पॉइंट से कौन सा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है. इसी एस्पेक्ट से नेक्स्ट सेकंड अगर हम देखें, जो बी यहां पे गिवन है, एस फेज है. एस स्टैंड फॉर सिंथेसिस. दैट्स मीन ये सिंथेसिस फेज कहलाती है. क्यों कहलाती है? बिकॉज इसमें क्या होता है? रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है. डीएनए से डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा और इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगी. लेकिन इसके साथ साथ आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाते हैं. लेकिन एक बात आप याद रखें, आपको पता है कंसेप्चुअल ये पॉइंट है कि इंटरफेस में एज सच क्रोमोसोम एग्जिस्ट नहीं करते. इंटरफेस में तो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्रोमेटिन मटेरियल डबल होगा, बट बुक में वर्डिंग लिखी है तो आप उसको याद करेंगे और अगर क्वेश्चन आ गया तो आपने बुक के अकॉर्डिंगली ही आंसर करना है. सो ये लॉन्गेस्ट फेज है और टाइम ड्यूरेशन कितना है? 10 आवर्स का है इन द ह्यूमन बीइंग. स्पेशली ये जो टाइम ड्यूरेशन हम बता रहे हैं यहां पर, ये ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस से है. सो एस फेज सबसे लॉन्गेस्ट है और उसमें क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट करता है. ये उसके इवेंट्स आपने याद रखने हैं. देन G2 फेज, इसे हम प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं. यानी G2 फेज बेसिकली माइटोटिक फेज से पहले होती है. इसमें क्या होगा? एनर्जी स्टोरेज फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट्स. क्योंकि नेक्स्ट जो फेज है माइटोटिक फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, उस फेज में क्रोमोसोम की मूवमेंट होती है. पहले वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे, विद इन साइटोप्लाज्म डिस्पर्स कर जाएंगे, एंड विद इन साइटोप्लाज्म फिर वो सेंटर में ऑर्गेनाइज होंगे, फिर वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे. सो ये जो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम है, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. तो G2 फेज में वो एनर्जी स्टोर होगी. इसके अलावा क्या होगा? आरएनए बनेगा एंड प्लस माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होगा? स्पिंडल फाइबर क्या होगा? सिंथेसाइज होंगी. अब यहां पे पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन आए कि जो स्पिंडल फाइबर हैं उनकी कंपोजिशन क्या है, और एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपको कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की कंपोजिशन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है. अगर क्वेश्चन हो रिगार्डिंग द स्पिंडल फाइबर्स
तो आप कहेंगे आरएनए एंड माइक्रोट्यूब्यूल, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं क्या? स्पिंडल फाइबर्स। और अगर क्वेश्चन आए रिगार्डिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स तो आप कहेंगे प्रोटीन बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स को बना रही होती हैं। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स को आपने याद रखना है। और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4.5 आवर्स का है, दैट्स मीन 4 घंटे और 30 मिनट। एंड द लास्ट वन इज शॉर्टेस्ट फेज, बट ये पॉइंट याद रखना है कि ये शॉर्टेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज है। इंटरफेज की शॉर्टेस्ट है, एज अ होल सेल साइकिल की जो शॉर्टेस्ट फेज है वो एम फेज है, जिसका ड्यूरेशन कितना है? 30 मिनट्स का है। सो अगर क्वेश्चन आपको हो कि शॉर्टेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज, तब आप G2 कहेंगे, और अगर क्वेश्चन हो कि शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल तो फिर आप एम फेज कहेंगे। और ये एम फेज और उसके अलावा डिफरेंट जो अदर फेजेस हैं उनकी डायग्राम में पॉइंट मेंशन है। फॉर एग्जांपल सेल बना थ्रू माइटोसिस, अब बनने के बाद एंटर हुआ G1, जिसको हमने कहा था ये पोस्ट माइटोटिक फेज है, और फिर सेल लीव करेगा, इसको कहां पे चला जाएगा? G0 फेज में चला जाएगा। इसलिए हमने कहा कि G0 फेज इज द फंक्शनल फेज और मोस्ट ऑफ सेल इसी में एग्जिस्ट करेंगे। और कुछ सेल तो ऐसे हैं कि जब वो G0 फेज में एंटर होते हैं तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग और डिफरेंट और ऑर्गेनिज्म में, लेकिन यहां पे हम एग्जांपल कोट करेंगे ह्यूमन बीइंग की, वो G0 फेज में ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल जो न्यूरॉन सेल है वो डिवाइड नहीं करते, वो एक दफा बने G0 फेज में एंटर हुए, डिफरेंशिएट हो गए, अब वो इसी में रहेंगे और इस वक्त भी इसमें है, आगे भी इसी में रहेंगे। इसके अलावा आई सेल है, वो भी G0 फेज में ही है, और बहुत सारे एग्जांपल भी हैं, लेकिन आपकी बुक में 2 एग्जांपल गिवन है, न्यूरॉन सेल एंड द आई सेल। उसके बाद अगर बाकी जो सेल्स को देखें हम, फॉर एग्जांपल एपिथेलियल लाइनिंग के सेल्स हैं या कुछ और डिफरेंट बॉडी के सेल्स हैं, वो G0 फेज में है, लेकिन जब उनको सिग्नल दिया जाएगा, जब उनको केमिकली स्टिमुलेट किया जाएगा, तो वो G0 फेज को लीव करेंगे, एंटर होंगे G1 में, और फिर G1 में ये सारे इवेंट्स करेंगे एंड देन एंटर विद इन S फेज। S फेज से फर्दर G2 फेज, G2 फेज से डिवाइड करेंगे, 2 सेल बनेंगे और फिर वो एंटर हो जाएंगे अगेन G1 से लीव करके G0 फेज में। नॉर्मली हमारी बॉडी में होता है। सो सेल हमेशा G1 फेज में नहीं रहेगा, वो G1 में जब आएगा तो लीव करके G0 की तरफ जाएगा। तो ये सेल साइकिल में जो इंटरफेज है उसके डिफरेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इसमें एक और पॉइंट गिवन है, यानी अगर ड्यूरेशन हम कैलकुलेट करें, इसको एड अप करें, तो ह्यूमन बीइंग में जो सेल साइकिल है, एक सेल 1 दिन में डिवाइड करेगा, जबकि यीस्ट में यही जो एस्पेक्ट है वो 90 मिनट्स का है। वन डे वो ह्यूमन सेल के रिगार्डिंग था, यीस्ट में 90 मिनट्स में ये सारे इवेंट्स जो है वो हो जाते हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स को आपने याद रखना है, सो दैट क्वेश्चन आए तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकें। इंटरफेस के बाद जो नेक्स्ट डिफरेंट फेजेस हैं सेल साइकिल की, उन्हें स्टडी करने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सेकेंड फेज ऑफ द सेल साइकिल, जिसको हमने एम फेज कहा था, एम फेज स्टैंड फॉर माइटोटिक फेज, यानी इसमें माइटोसिस होगी। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइटोसिस? इसमें क्या होता है, एक सेल डिवाइड करता है और 2 सेल बनाता है, यानी हम कहते हैं दिस वन इज द पेरेंटल सेल और ये 2 क्या हैं, डॉटर सेल हैं। सो एक पेरेंटल सेल डिवाइड करेगा और 2 डॉटर सेल बनाएगा, लेकिन उसमें क्या इवेंट होगा कि अगर इसमें सपोज दैट हम कहते हैं कि 40 क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल में भी क्या होगा, 40 क्रोमोसोम ही एग्जिस्ट करेंगे। सो सिमिलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये माइटोसिस का इंपॉर्टेंट फीचर है कि जब सेल डिवाइड करता है थ्रू माइटोसिस तो उसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते। उसके बाद माइटोसिस के बारे में एक और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि माइटोसिस कैन टेक प्लेस इन, अल्फा ऑप्शन है हैप्लॉइड सेल, बीटा ऑप्शन है डिप्लॉइड सेल, चार्ली ऑप्शन है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, एंड डेल्टा इज ट्रिप्लॉइड। तो रिमेंबर दैट माइटोसिस के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है, कि माइटोसिस बाउंड नहीं है कि सेल मस्ट बी डिप्लॉइड और सेल मस्ट बी हैप्लॉइड, दोनों सेल में माइटोसिस हो सकती है। तो इसका आंसर होगा चार्ली, हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। ट्रिप्लॉइड सेल इसलिए नहीं बिकॉज नॉर्मली डिफरेंट जो एग्जांपल्स है लिविंग थिंग्स में,
नॉर्मल सेल ट्रिप्लॉइड नहीं होता मोस्ट ऑफ लाइफ में, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ लाइफ की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर एग्जांपल देखें कि कौन सा डिप्लॉइड सेल है जिसमें माइटोसिस होती है और कौन सा हैप्लॉइड सेल है जिसमें माइटोसिस होती है। जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स की इनिशियल स्टेजेस माइटोसिस की हैं, उसके अलावा बॉडी में जहां ग्रोथ हो रही है, जहां डेवलपमेंट हो रही है, वहां सारी की सारी क्या है, माइटोसिस है। ये डिप्लॉइड सेल की एग्जांपल है। हैप्लॉइड की एग्जांपल अगर हम देखें तो फंजाई हमने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम में फंजाई अपने लाइफ में मोस्ट ऑफ टाइम में हैप्लॉइड रहती है। फंजाई डिप्लॉइड होती ही तब है जब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो फंजाई के हाइफी कैसे डिवाइड करेंगे, फिर थ्रू माइटोसिस डिवाइड करेंगे। और स्पोर कैसे बनेंगे उनमें, थ्रू माइटोसिस बनेंगे, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर हैप्लॉइड होंगे किसमें, विद इन द फंजाई। तो हैप्लॉइड सेल की एग्जांपल आपने याद रखनी है, ये फंजाई में और इस तरह से कुछ और ऑर्गेनिज्म में भी है। सो माइटोसिस के अकरेंस के बाद नेक्स्ट वन इज फेजेस ऑफ द माइटोसिस। टू फेजेस हैं, वन इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस, सेकंड इज द साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? इट्स अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि इट्स अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एंड व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? इट्स अ डिवीजन ऑफ सेल। अब यहां पे पॉइंट याद रखना है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डिवाइड तो होता है, लेकिन उसकी डिवीजन से सेल डिवाइड हो जाता है। इसलिए हम साइटोकाइनेसिस की डिवीजन एज अ होल यही करते हैं कि इट्स अ डिवीजन ऑफ द सेल। तो अगर क्वेश्चन में आपको आ जाए तो आपने डिवीजन ऑफ सेल को मार्क करना, बिकॉज यही एग्जैक्ट और सही पॉइंट है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल। अब यहां पे जो की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, वो नॉन डिवाइडिंग है। दैट्स मीन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा। तो नॉन डिवाइडिंग सेल में आंसर होगा 2, बिकॉज सेंट्रियोल पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक नॉन डिवाइडिंग सेल में 2 सेंट्रियोल, दैट्स मीन 1 पेयर होगा। और डिवाइडिंग का वर्ड हम कर दें, इसको रिमूव कर दें और डिवाइडिंग हो तो फिर क्या होगा, फिर आंसर डेल्टा 4। दैट्स मीन उसमें 2 पेयर्स एग्जिस्ट करेंगे। एक सेंट्रियोल इस तरह से होता है पेयर, एक पेयर यूं एग्जिस्ट करता है और सेकंड पेयर क्या होता है, यूं एग्जिस्ट करता है। तो ये पॉइंट हो गया रिगार्डिंग द सेंट्रियोल। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेंट्रियोल वो ऑर्गेनेल है जो विद इन द सेल बाइपोलैरिटी के रिस्पॉन्सिबल है। यानी सेल में जो 2 एंड्स जनरेट होते हैं ड्यूरिंग द माइटोसिस और ड्यूरिंग मियोसिस, उसकी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनेल कौन है, तो वो भी क्या होगी, सेंट्रियोल होगी। सेकंड एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट फ्रॉम ईच पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। यानी जब सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगी एंड जस्ट स्टार्ट ऑफ प्रोफेज या ऑपोजिट एंड की तरफ जाएगी, तो वहां पर जब पहुंचेगी तो उससे कितने सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होंगे। सिंगल की बात की जा रही है, तो आंसर इसमें आएगा अल्फा 3। एक सिंगल सेंट्रियोल पेयर से 3 सेट क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। एंड एज अ होल सेल में कितने सेट फिर ऑर्गेनाइज होंगे, एज अ होल सेल में दोनों सेंट्रियोल पेयर से 6 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे। 3 वन साइड पे और 3 दूसरे एंड के ऊपर। और वो क्या होते हैं, वो बेसिकली एस्टर होते हैं और स्पिंडल होते हैं। इन एस्टर और स्पिंडल में आपने पॉइंट याद रखना है कि वो फाइबर जो रेडिएट आउटवर्ड होगा वो एस्टर है और ये 1 सेट होगा। और आउटवर्ड का मतलब यहां से देखें डायग्राम में कि दिस वन इज सेंट्रियोल, तो बाहर की तरफ यानी टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। इनवर्ड का मतलब टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म है, लेकिन यहां पे आउटवर्ड, दैट्स मीन टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। सेकंड स्पिंडल है, स्पिंडल के 2 पॉइंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कितने सेट होंगे, 2 सेट होंगे। सेकंड इज ये रेडिएट करेगा इनवर्ड, दैट्स मीन टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। और इसमें फर्दर टाइप्स हैं। वन टाइप इज कॉल्ड एज किनेटोकोर, यानी स्पिंडल जो इनवर्ड रेडिएट हो रहे हैं, इनमें से कुछ को हम किनेटोकोर कहेंगे। और ये वो फाइबर होंगे जो बाइंड करेंगे किनेटोकोर रीजन के साथ। और सेकेंडली पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये वो ट्यूब्यूल्स है जो दूसरे एंड से आने वाले, फॉर एग्जांपल यहां भी एक सेंट्रियोल पेयर है, यहां से आने वाले फाइबर के साथ जो अटैच होंगे उन्हें हम कहेंगे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और बुक में एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गया है कि पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली
इंटरडिजिटेट होते हैं। डिजिट्स का मतलब होता है फिंगर। अगर अपनी फिंगर को यूं ऐसे पेनिट्रेट करें तो हम इसे कहते हैं इट्स अ इंटरडिजिटेट्स। तो दे आर कॉल्ड एज द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं माइटोटिक ऑपरेटर्स, जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, वन इज द एस्टर, सेकंड इज द स्पिंडल। अब एस्टर और स्पिंडल, इनकी कंपोजिशन क्या है? दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड प्लस स्मॉल अमाउंट, ट्रेस का वर्ड है, ट्रेसेस ऑफ आरएनए, यानी बहुत बहुत कम अमाउंट में आरएनए एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज द माइटोटिक ऑपरेटर्स। डिवीजन को फर्दर पढ़ने से पहले टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने क्लियर करना है, जिसमें से एक क्रोमेटिन है एंड सेकंड इज क्रोमोसोम। क्रोमेटिन हम कहते हैं कि फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस ऑफ नॉन डिवाइडिंग सेल, यानी जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तब सेल में क्रोमेटिन ऑब्जर्व होगा। और कैसा होगा? फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। एंड व्हाट इज क्रोमोसोम? थिन थ्रेड होगा इनिशियली थिन थ्रेड होगा। कितनी थिकनेस होगी? 0.25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर। और ग्रेजुअली थिक होगा, और फिर जब थिक होगा तो हम कहेंगे फाइनली वो क्या है? वो ये क्रोमोसोम है। और इस एक क्रोमोसोम में इसके दो क्रोमेटिड है एंड इन्हें कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। दैट्स मीन एक क्रोमोसोम के पास दो सिस्टर क्या होंगे? क्रोमेटिड जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। सो डिफरेंस आपने याद रखना है कि क्रोमेटिन और क्रोमोसोम क्या होते हैं। इनके बाद फेजेस ऑफ माइटोसिस है, फेजेस ऑफ माइटोसिस, और उसमें फर्दर जो कि कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट है, तो फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, फर्स्ट वन इज प्रोफेज, सेकंड इज मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज एंड लास्ट वन इज द टेलोफेज। इन फेजेस के इवेंट्स को पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज को पढ़ रहे हैं फॉर द एंटीटेस्ट सेशन, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स को आपने याद रखना है। और एक पॉइंट डायग्राम के रेफरेंस से है और सेकंड पॉइंट उनमें इवेंट्स के रेफरेंस से है। दोनों पैटर्न से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अगर डायग्राम गिवन हो और आपसे कहा जाए कि जो डायग्राम आपको नजर आ रही है इसमें सेल किस फेज में है, तो वो आप बता सके। और दूसरा, अगर स्टेटमेंट में कोई इवेंट मेंशन हो और आपसे पूछा जाए कि ये इवेंट किस फेज का है, तो अगर आपको याद होंगे तो आप इन तमाम इवेंट्स को रिलेट कर सकते हैं फेज के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, प्रोफेज फर्स्ट इवेंट क्या है? क्रोमेटिन गेट्स कंडेंस, यानी जो अभी हमने पढ़ा है क्रोमेटिन ये कंडेंस होता है और क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। सेकंड इवेंट क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर, यानी जो न्यूक्लियस के अराउंड बाउंड्री है ये डिसअपीयर होना शुरू हो जाएगी, तो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर्स। थर्ड वन इज न्यूक्लियर मटेरियल रिलीज इन साइटोप्लाज्म, यानी जब न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो जो भी कंटेंट है विद इन द न्यूक्लियस वो कहां पे आ जाएगा? विद इन साइटोप्लाज्म, जिससे साइटोप्लाज्म मजीद विस्कस हो जाएगा। सो न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर। सो व्हाट इज न्यूक्लियोलाई? न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस इसे हम कहते हैं, जो कंडेंस और डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर है विद इन द न्यूक्लियस। और वो चूंकि क्रोमेटिन है, जब क्रोमेटिन कंडेंस हो रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। सो क्रोमेटिन, सो न्यूक्लियोलाई डिसअपीयर। माइटोटिक ऑपरेटर्स ऑर्गेनाइज्ड, यानी जो स्पिंडल फाइबर है और एस्टर है वो क्या होंगे? ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। एंड लास्ट वन इज द साइटोप्लाज्म बिकम विस्कस। और डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि इसमें डिफरेंट इवेंट्स में ये जो है ये लेट प्रोफेज है। हर फेज को फर्दर हम डिवाइड करते हैं, अर्ली प्रोफेज जिसमें उसके इवेंट स्टार्ट होंगे और जब एंड हो जाएंगे तो वो लेट फेज कहलाएगी, यानी लेट प्रोफेज। और लेट प्रोफेज एक्चुअल में स्टार्ट है किस चीज का? मेटाफेज का, उसे हम कहेंगे अर्ली मेटाफेज। इसी तरह से आगे फर्दर हम उसको डिस्कस करेंगे। सो ये नजर आ रहा है आपको डायग्राम में कि सेंट्रियोल ऑपोजिट एंड पर है, एस्टर बन चुके हैं, स्पिंडल बन चुके हैं, लेकिन स्पिंडल अभी अटैच नहीं हुए विद द क्रोमोसोम, लेकिन पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में इंटरडिजिटेट हो चुके हैं। सो दिस वन इज द एंड ऑफ द प्रोफेज। इसी से क्या होगा? स्टार्ट होगी मेटाफेज। एंड व्हाट इज मेटाफेज? फर्स्ट इवेंट क्या होगा? स्पिंडल फाइबर अटैच, और कहां पे अटैच होंगे? विद द क्रोमोसोम। और स्पिंडल फाइबर में से स्पेशली किनेटोकोर फाइबर अटैच होंगे। सेकंड क्या होगा?
अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी जब स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे विद द क्रोमोसोम तो वो क्रोमोसोम्स को मूव करवाएंगे और वो सेंटर में उनको लाइन अप कर देंगे. सो अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, एंड इसी को कहेंगे वो क्या है, वो मेटाफेज प्लेट है. यानी ये सेंटर में क्या होगा, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज होंगे. अब अगर ये ह्यूमन सेल हो तो इसमें कितने क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज होंगे, तो आंसर है 46. एक सिंगल क्रोमोसोम के साथ, दिस इज द वन क्रोमोसोम, इस सिंगल क्रोमोसोम के साथ एक एंड से, यानी इस एंड से कितने किनेटोकोर फाइबर अटैच हो रहे हैं, तो आंसर होगा 1. और अगर बात करें दूसरे एंड से कितने हो रहे हैं, तो भी आंसर क्या है, 1. अब अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो एक क्रोमोसोम के साथ 2 किनेटोकोर फाइबर अटैच हैं. दैट्स मीन अगर ह्यूमन सेल की बात हो तो मेटाफेज में एज अ होल कितने किनेटोकोर फाइबर अटैच होंगे विद द 46 क्रोमोसोम, तो आंसर होगा 92, बिकॉज एक के साथ 2 एंड विद 46 92 हो जाएंगे. और यहीं पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमेटिड की, तो क्रोमोसोम 46 है, हर एक क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, तो एज अ होल कितने क्रोमेटिड इसमें एग्जिस्ट करेंगे, तो उसका आंसर होगा अगेन से 92. यानी इस वक्त सेल में 92 क्रोमेटिड हैं एंड 46 क्रोमोसोम है. देन जब ये बाइंडिंग हो जाएगी, सो दिस इज द एंड ऑफ द मेटाफेज. और जो एंड ऑफ मेटाफेज है वो बेसिकली स्टार्ट ऑफ क्या है, एनाफेज है. और एनाफेज के इवेंट्स क्या है कि मोस्ट क्रिटिकल फेज है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है माइटोसिस की. इस रेफरेंस से, बिकॉज इसमें क्या होता है, जो डिवीजन है वो सेंट्रोमियर की होती है और क्रोमोसोम ऑपोजिट एंड की तरफ मूव करते हैं. सो सेकंड इज द किनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट. और ये क्यों होता है, ताकि फोर्स अप्लाई की जाए कहां पर, किनेटोकोर रीजन के ऊपर, और उस फोर्स से क्या हो सके, क्रोमोसोम को डिवाइड किया जा सके. एंड लास्ट वन इज द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल इलोंगेट. यानी अगर यूं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स है और साथ फाइबर भी अटैच है, तो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल इलोंगेट होंगे यूं, और जो किनेटोकोर फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. इन दोनों में से जो बेसिक फोर्स होगी वो किनेटोकोर फाइबर के कॉन्ट्रैक्ट होने की होगी. पोलर माइक्रोट्यूब्यूल इनडायरेक्ट फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि जब वो अवे मूव करेंगे तो यहां से स्पिंडल भी अटैच है, तो इन पोल्स के अवे मूव करने से फाइबर्स के ऊपर भी इफेक्ट होगा. लेकिन जो बेसिक फोर्स है वो किनेटोकोर फाइबर के कॉन्ट्रैक्ट होने की है, जिससे क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर है ये ब्रेक होगा और क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, दूसरे से अलग हो जाएंगे. हम यूं भी कहते हैं कि क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे और वो ऑपोजिट एंड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे. सो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इलोंगेट एंड किनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल. जैसे ही क्रोमेटिड ऑपोजिट एंड की तरफ पहुंचेंगे, दिस इज द एंड ऑफ एनाफेज. और जो एंड ऑफ एनाफेज है दैट इज बेसिकली स्टार्ट ऑफ द टेलोफेज. और टेलोफेज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द प्रोफेज. यानी जो इवेंट हमने प्रोफेज के पढ़े थे ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है. इसमें क्या होगा, माइटोटिक ऑपरेटस डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा. इसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएंगे और एक सेल में क्या होगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे. इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज जस्ट ऑपोजिट टू द प्रोफेज. सो जैसे ही टेलोफेज के इवेंट एंड होंगे और एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, इससे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी. एंड साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ सेल. सो टू डिस्कस साइटोकाइनेसिस हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. Dear students, after karyokinesis, let's discuss cytokinesis. Cytokinesis is the division of cell. And to understand cytokinesis in plant and animal cell, let's discuss a question. Cytokinesis in animal cell is initiated by alpha is ester, beta is spindle fibers, चार्ट इज एक्टिन एंड मायोसिन एंड डेल्टा इज कंट्रैक्टाइल रिंग. सो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है एस्टर, दिस इज द राइट ऑप्शन बिकॉज एनिमल सेल में एट द एंड ऑफ द टेलोफेज जो एस्ट्रल फाइबर्स हैं दे सेंड सिग्नल टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन. सो इसलिए इनिशिएट बाय द
एस्टर। अब एस्टर में आपने ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना है कि एस्टर होते क्या है बेसिकली, सेंट्रियोल पेयर फॉर्म में और कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स इनसे आउटवर्ड रेडिएट्स होती हैं, इनको कलेक्टिवली हम एस्टर कहते हैं और इन फाइबर्स को हम एस्ट्रल फाइबर कहते हैं। सो ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिन एंड मायोसिन के बारे में पॉइंट है। कब ये आंसर होगा, ये उस वक्त होगा कि एस्टर फाइबर किसको इनिशिएट करेंगे, किसको एक्टिवेट करेंगे, या फिर कंडक्टाइल रिंग किन प्रोटीन से मिलकर बनता है, तब आप आंसर करेंगे एक्टिन एंड मायोसिन। और एनिमल सेल साइटोकिनेसिस में जो क्लीवेज फोरस है वो कौन बनाएगा, तो फिर आंसर होगा डेल्टा कंडक्टाइल रिंग, बिकॉज एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन जब यहां एक्टिवेट होंगी तो ये इनसाइड मूव करेंगी मेम्ब्रेन, जिससे क्या होगा, क्लीवेज फोरस यहां बनेगी और फिर एनिमल सेल 2 में डिवाइड कर जाएगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस भी बनता है, क्योंकि एक टॉपिक आपका है एंटीटेस्ट का, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस। तो उसमें आपने याद रखना है कि एनिमल सेल में साइटोकिनेसिस में सेल शेप चेंज होगी। और सेकंड एक और डिफरेंस यहां पे हमने देखा कि एनिमल सेल में जो साइटोकिनेसिस है उसमें एस्टर फाइबर इन्वॉल्व है और उसमें एक्टिन मायोसिन प्रोटीन है और कंडक्टाइल रिंग है, जबकि ऐसा प्लांट सेल में नहीं होता। सेकंड, टू अंडरस्टैंड साइटोकिनेसिस इन द प्लांट सेल, क्वेश्चन इज इन प्लांट सेल साइटोकिनेसिस occurs with the help of alpha is Golgi apparatus, beta is phragmoplast, Charlie is contractile ring and delta is metaphase plate. And the right option is beta, phragmoplast. Because plant cell जब divide करता है after the telophase 2 cell में, तो phragmoplast से division होती है। और phragmoplast किससे बनेगा, phragmoplast small vesicle से बनेगा, जिन वेजिकल्स को हम फ्रेगमोप्लास्ट वेजिकल्स कहते हैं। और ये वेजिकल्स किस ऑर्गेनेल से बनेंगी, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर है गोल्जी ऑपरेटस। दैट्स मीन अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपसे ये हो कि फ्रेगमोप्लास्ट की जो वेजिकल्स हैं वो किस ऑर्गेनेल से जनरेट होती हैं, तो आप कहेंगे गोल्जी ऑपरेटस। और ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि फ्रेगमोप्लास्ट वेजिकल्स गोल्जी ऑपरेटस के किस एंड से जनरेट होंगी, फॉर्मिंग फेज से या फिर मेच्योरिंग फेज से। तो ऑब्वियसली वी नो दैट कि जो वेजिकल सेल में वर्क करती हैं वो मेच्योरिंग फेज ऑफ गोल्जी ऑपरेटस से डेवलप होंगी। नेक्स्ट वन इज वी नो दैट कंडक्टाइल रिंग जो होता है ये एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। और मेटाफेज प्लेट हम कहते हैं जो क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज में लाइन अप होते हैं सेल के सेंटर में, उसको मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। अब यहां भी डिफरेंस है, प्लांट सेल में डिवीजन विद हेल्प ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट, और शेप के रेफरेंस से अगर हम देखें तो देयर इज नो चेंज इन शेप, नो चेंज इन शेप। तो ये एक डिफरेंस हो गया बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। आफ्टर द साइटोकिनेसिस हम नेक्स्ट देखते हैं कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। और सिग्निफिकेंस में 2 डिफरेंट हमारे पास एस्पेक्ट हैं कि पहले हम नेगेटिव इंपैक्ट देखेंगे, यानी नेगेटिविटी क्या है माइटोसिस की, एंड देन टुवर्ड्स द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द माइटोसिस। नेगेटिव इफेक्ट में एक कंडीशन है, हम कहते हैं ट्यूमर। एंड व्हाट इज ट्यूमर? ट्यूमर इज अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स, यानी ऐसे सेल्स बॉडी में बन जाएंगे जो अनवांटेड है। एक सेल है, इसमें सेल साइकिल की जो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जब वो डिस्टर्ब होंगी तो उसमें डिवीजन कंट्रोल में नहीं रहेगी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा, एक हमारे पास क्लोन आएगा सेल्स का जो अनवांटेड है, बॉडी उसको रिक्वायर्ड नहीं करती लेकिन बन गया। इसे हम कहते हैं ये क्या, ये ट्यूमर है और ये माइटोसिस के रिजल्ट में बनेगा। रीजन क्या है, इसकी कॉजेस क्या है? म्यूटेशन इसकी रीजन है कि वो प्रोटीन्स जो रेगुलेट कर रही हैं सेल साइकिल को, उनमें म्यूटेशन होगी और वो रिलेट करती है जीन के साथ। दैट्स मीन जीन में म्यूटेशन होगी और उससे प्रोटीन डिस्टर्ब हो जाएगी और सेल साइकिल कंट्रोल में नहीं रहेगी, उससे ट्यूमर होगा। सो म्यूटेजेंस आर द फैक्टर्स जो म्यूटेशन कॉज करवाते हैं। और यहां से लिंक करें इस टॉपिक को विद चैप्टर नंबर 20, वहां म्यूटेशन का डिटेल टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है कि म्यूटेशन को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन है जो क्रोमोसोम लेवल पर होगी, और सेकंड पॉइंट म्यूटेशन है जो बेस लेवल पर होती है। और वहां पे डिफरेंट फर्दर टाइप भी मेंशन है, पॉइंट म्यूटेशन की एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन की।
और रीजन म्यूटेजेंस, जिसमें रेडिएशंस हैं और हैवी मेटल्स हैं। और कितनी म्यूटेशन, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 20 म्यूटेशन जो है दैट विल लीड्स टुवर्ड्स द कैंसर और ट्यूमर। अब नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन क्या होगा, यानी जब म्यूटेशन अकर होगी तो उससे क्या चेंज आएगा कि एक नॉर्मल सेल ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। म्यूटेशन के ये दो इफेक्ट जो हमने देखे, वन इज सेल ब्रेक कॉन्टैक्ट एंड सेकंड इज प्रोलिफरेट अनलिमिटेडली। ये दो इफेक्ट कैंसरस ट्यूमर से रिलेट करते हैं, जो कि एक टाइप है ट्यूमर की जिसको मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहा जाता है, जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। लास्ट जो पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल। फर्स्ट वन इज कि ये लेस डिफरेंशिएट होगा, और सेकंड इज हाई न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होगी, और थर्ड पॉइंट एक और है कि इसका जो टेम्परेचर है, जो हीट है, इस पॉइंट की ज्यादा होगी, बिकॉज मैनी टाइम माइटोसिस हो रही है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, इसलिए इसकी हीट as compared to the other body part वो ज्यादा होगी। So to discuss the types of tumor, let's move towards the next part of the board. Types. Two different types हैं, one is the benign tumor and second is the malignant tumor. Second is the malignant tumor. Benign tumor की प्रॉपर्टीज क्या है कि ये स्मॉल होगा इन साइज और प्लस ये लोकलाइज्ड होगा। दैट्स मीन जिस भी एरिया में डेवलप हुआ है, सपोज दैट अगर ये लिवर में है तो अगर ये यहां पर है तो बहुत स्मॉल इन साइज होगा और ये लोकलाइज्ड यहीं पे रहेगा, यहां से फर्दर प्रोलिफरेट नहीं करेगा। सेकंड, मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो डीलोकलाइज होता है, और अभी हमने बात पढ़ी भी इससे पहले कि ये ज्यादा जो है वो डेंजरस होता है और इसके साथ साथ ये प्रोलिफरेट करता है। किस तरह से? टू डिफरेंट वे है, इन्वेसिव एंड मेटास्टेटिक। इन्वेसिव लोकली है, दैट्स मीन उसी ऑर्गन में, सपोज दैट अगर ये लिवर में यहां डेवलप हुआ है तो ये लिवर में ही सेकेंडरी एरिया बनाएगा ग्रोथ का और इस तरह से लिवर में प्रोलिफरेट करेगा। बट विद इन द मेटास्टेसिस ये यहां से सेल रिमूव होगा और ब्लड वेसल में आ जाएगा। जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें आने के बाद ब्लड इसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लेके जाएंगे और किसी और बॉडी पार्ट में जाकर ये सेटल्ड होगा और वहां पे डिवाइड करना शुरू करेगा और वहां पे भी ट्यूमर को जनरेट कर देगा। हम इसे कहते हैं ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अब चूंकि पहले हमने कहा कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर लेस डिफरेंशिएट है और प्रोलिफरेट करेगा और हाई टेम्परेचर रखेगा, तो बिनाइन ट्यूमर की एग्जांपल आपकी बुक में दो गिवन है जिसमें ये पॉइंट है कि ये नॉर्मल सेल की तरह बिहेव करता है, जबकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो नॉर्मल सेल की तरह बिहेव नहीं करता, इसलिए डेंजरस होता है एज कंपेयर टू बेनाइन ट्यूमर। एक चैप्टर 17 में एग्जांपल है विद इन पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के बीटा सेल के ट्यूमर की बात की गई है और वहां पे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि जब ट्यूमर हो जाएगा तो सेल वर्क नहीं करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वो बेनाइन ट्यूमर है, वो सेल वर्क करेंगे और सिक्रीशन इंक्रीज करेगी। और सेकेंड एग्जांपल गिवन है विद इन द एड्रीनल ग्लैंड। वहां पे ये पॉइंट मेंशन है कि अगर ट्यूमर हो जाए विद इन द इनर पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड तो वहां पे क्या होता है, एंड्रोजन की प्रोडक्शन हाई हो जाती है, और अगर ये ट्यूमर फीमेल में हो तो दैट लीड्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल विद इन फीमेल बॉडी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द हाई प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन, क्योंकि वहां पर बेनाइन ट्यूमर है। ये दो एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है। आफ्टर द नेगेटिव इफेक्ट, नेक्स्ट इज द पॉजिटिव सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। दैट्स मीन कि इसका सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट नहीं, हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। क्या बेनिफिट है? फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक कंटिन्यूटी। दैट्स मीन कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सपोज दैट हम कहते हैं 26 क्रोमोसोम है और इन 26 क्रोमोसोम में जो जीन्स हैं उनका पैटर्न जो है, उनका जो सीक्वेंस है वो इसकी जनरेशन में सिमिलर होगा, उसमें कोई वेरिएशन क्रिएट नहीं होगी, यानी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, पास होंगे। सेकंड है रीजनरेशन। दैट्स मीन अगर एनिमल्स और प्लांट्स या बाकी डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर उनका कोई बॉडी पार्ट डैमेज होता है या टूट जाता है इवन इन सम केस, तो वो एनिमल्स या वो प्लांट दोबारा से उसको डेवलप करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट भी आपने
चैप्टर नंबर 19 में पढ़ा, कंप्लीट एक टॉपिक है रीजनरेशन का, और उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स है एनिमल्स में कि एनिमल्स में कितनी और किस हद तक एबिलिटी है रीजनरेशन की। उसमें एग्जांपल थी स्टार फिश की, लॉबस्टर की, ह्यूमन बीइंग की और डिफरेंट एनिमल्स की। सो आपने वो रिलेट करना है इसको। नेक्स्ट वन इज द टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग, और ये पॉइंट भी सेकेंड ईयर के चैप्टर में गिवन है बायोटेक्नोलॉजी में, कि हम प्लांट के टिश्यूज को या एनिमल के टिश्यूज को आइसोलेट करते हैं और कल्चर करवाने के बाद उससे आइडेंटिकल प्लांट्स बनाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। सो हमने ये एस्पेक्ट किसका यूज किया? माइटोसिस का यूज किया, और आज हमें इसका बहुत बेनिफिट होता है। देन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो हमने बात की स्टार्ट में कि सेम जीन ट्रांसफर हो रही है, ये स्पेशली उन ऑर्गेनिजम्स में है जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एंड लास्ट वन इज डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनमें ये फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लांट और एनिमल की डेवलपमेंट में फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, बट प्लांट्स और एनिमल्स मल्टी सेलुलर हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि एक सिंगल जाइगोट जो कि वन सेल पे कंसिस्ट करता है, ये एक ऐसा प्लांट या एनिमल जनरेट करता है जिसमें मिलियंस ऑफ सेल हैं? तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माइटोसिस है। सो दीज आर द डिफरेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। और माइटोसिस के लिए हमें पता है, हमने ये बात पहले कही है कि माइटोसिस डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों तरह के सेल में होगी, और तमाम इवन पार्ट्स में होगी, और इवन तमाम ऑर्गेनिजम्स में होगी। ये माइटोसिस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज मियोसिस। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है कि एक पेरेंटल सेल है जो कि डिप्लॉइड है, और इसी से ये आप पॉइंट पिक कर लें और याद रखें कि मियोसिस के लिए कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि सेल डिप्लॉइड होगा तो मियोसिस होगी, अदरवाइज मियोसिस नहीं होगी। सो एक पेरेंटल सेल पहले मियोसिस 1 से प्रोसीड करेगा और 2 सेल बनाएगा, और उनमें जो क्रोमोसोम नंबर है एज कंपेयर टू पेरेंटल सेल वो हाफ हो जाएगी। देन मियोसिस 2 होगी और उससे फर्दर 4 सेल बन जाएंगे। यानी हम ये कहते हैं कि पेरेंटल सेल डिवाइड करेगा और 4 डॉटर सेल बनाएगा। इस टाइप ऑफ डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आई थिंक सो एप्पल वाले इससे बहुत इंप्रेस हुए, इसीलिए उन्होंने अपने कैमरा को कन्वर्ट किया एक पेरेंटल कैमरा से 4 में। बहरहाल ये एक डिफरेंट पॉइंट था। मियोसिस के और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए देखें, अकरेंस कब होती है? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होगी, लेकिन डिफरेंस ये है कि प्लांट्स में स्पोर फॉर्मेशन में और एनिमल्स में गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस होगी। दैट्स मीन अगर प्लांट्स में गैमीट्स बनेंगे तो वो माइटोसिस से बनेंगे, मियोसिस से नहीं बनेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहां भी एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपने अपनी बुक में एक और चैप्टर से रिलेट करना है, और वो भी मैंने आपसे कहा कि एनिमल्स में गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस होगी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन यहां पे ये आ जाए कि वो कौन से एनिमल्स हैं जिन एनिमल्स में गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस नहीं होती, तो अब याद करें वो कौन सा पॉइंट है। आई थिंक सो आपको याद आ गया होगा कि 18 चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा कि हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, यानी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और हैप्लॉइड से ही बना है, यानी फीमेल में हैप्लॉइड एग है, वही डेवलप करेगा और हैप्लॉइड मेल ड्रोन्स बनेंगे। तो ये एग्जांपल आप याद रखें कि वो कौन से एनिमल्स हैं जिनमें थ्रू माइटोसिस गैमीट्स बनते हैं। एक्सेप्शंस हर जगह एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट वन इज सब स्टेजेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की 2 फर्दर सब स्टेजेस हैं, मियोसिस 1 जिसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, एंड मियोसिस 2 जो जस्ट लाइक माइटोसिस है इवेंट्स के एतबार से। जिस तरह से पैटर्न इवेंट्स का होता है माइटोसिस में, सेम वैसे ही मियोसिस 2 में होता है। अब मियोसिस 1 हम कहते हैं एक्चुअल रिडक्शन फेज है, और इसकी फर्दर 2 फेजेस होंगी। वन इज द इंटरफेज एंड सेकेंड इज द एम फेज। अब जो इंटरफेज है मियोसिस की या मियोसिस 1 आप कहें उनकी, तो उसमें एक पॉइंट याद रखें, क्योंकि हमें पता है कि इंटरफेस के 3 फर्दर इवेंट्स हैं, G1, S एंड G2। लेकिन यहां पे आपने
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए याद रखना है कि मियोसिस की इंटरफेस में G2 एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि S फेज के बाद क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंस होना शुरू हो जाता है एंड कंडेंसेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोफेज, इसलिए हम कहते हैं कि G2 फेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात समझते हैं, ये कंसेप्ट बना लेते हैं कि अगर G2 फेज नहीं है तो उसके इवेंट्स भी नहीं है, लेकिन ये बात याद रखें कि G2 फेज इतनी इंपॉर्टेंट है या उसके इवेंट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि विदाउट द इवेंट्स ऑफ G2 फेज फर्दर डिवीजन प्रोसीड नहीं हो सकती। और रिकॉल करें कि क्या इवेंट्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल था माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगी एंड सेकेंड इज एनर्जी एक्यूमुलेट होगी फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। सो इवेंट्स होते हैं, लेकिन इवेंट्स कहां पे होते हैं, प्रोफेज 1 में होते हैं, बिकॉज एस फेज के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी, प्रोफेज 1 स्टार्ट हो जाएगी। चूंकि मर्ज हो गई इसलिए हम उसको करते हैं निग्लेक्ट, हम कहते हैं प्रोफेज स्टार्ट हो गई है तो G2 जो है उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो ये पॉइंट आपने याद रखना है। सो प्रोफेज 1 फर्स्ट फीचर लॉन्गेस्ट फेज है among the meiosis 1 and meiosis 2 भी and with a comparison of metaphase of mitosis भी, क्योंकि इसकी फर्दर 5 डिफरेंट जो है वो क्या है, फेजेस हैं। कौन कौन सी फेज है, फर्स्ट वन इज द लेप्टोटीन, सेकेंड इज जाइगोटीन एंड देन पैकेटीन, फोर्थ वन डिप्लोटीन एंड फिफ्थ वन इज द डायकिनेसिस। अब इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोफेज 1 में जो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं जो आपके एमडीके टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिप्टोटीन में फर्स्ट इवेंट है क्रोमोसोम कंडेंस होंगे और क्या हो जाएंगे, विजिबल, शॉर्ट एंड थिक। यानी यही अगर पॉइंट मैं स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दूं तो आंसर क्या होगा, लिप्टोटीन। सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है, सेल इंक्रीज इन साइज। सो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि इन तमाम इवेंट्स में से सेल इंक्रीज इन साइज कब करता है, तो वो लिप्टोटीन में है। नेक्स्ट इसका इवेंट है homologous chromosome start getting close to each other, then इसका टाइम ड्यूरेशन है few hours में होगा। सो टाइम ड्यूरेशन भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी फेज है जो few hours तक रहेगी। देन जाइगोटीन है, इसमें क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट्स एंड दैट्स मीन कि सिनेप्सिस क्या होगा, प्रोसेस या फिनोमेना स्टार्ट होगा। एंड टाइम ड्यूरेशन क्या है, लास्ट फॉर डेज, ये इसका टाइम है, लास्ट 4 डेज ये इसका टाइम है। देन नेक्स्ट वन इज पैकेटीन, सबसे इंपॉर्टेंट फेज है किस इसकी, प्रोफेज 1 की। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिनेप्सिस कंप्लीटेड यानी पूरी हो जाती है, उसमें क्या होगा, और मोर एंड मोर थिक क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम पहले थिक होना शुरू हुए थे लेकिन इसमें मजीद क्या होंगे, वो थिक होंगे। यानी इसका मतलब है कि लिप्टोटीन में कंडेंसेशन खत्म नहीं होती, फर्दर आगे कंटिन्यू रहती है, लेकिन स्टार्ट बस यहां पर होती है। देन क्या है, क्यासमेटा फॉर्मेशन, दैट्स मीन कि जो क्रोमोसोम्स हैं आपस में जो अटैचमेंट करते हैं, सिनेप्सिस बनाते हैं, और वी नो दैट कि सिनेप्सिस बहुत ही स्पेसिफिक होती है, पॉइंट टू पॉइंट, लोकस टू लोकस, सेंट्रोमियर टू सेंट्रोमियर, ये सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। एंड देन क्रॉसिंग ओवर, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एक क्रोमोसोम है and this one is its homologue, तो इसमें क्या होगा, this one and this one ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। सो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने पार्ट्स का एक्सचेंज करेंगे, दिस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज द क्रॉसिंग ओवर। और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, 4 डेज, वीक्स और इवन ईयर्स। अब पैकेटीन को भी हम एक और पॉइंट से या चैप्टर से रिलेट करते हैं और वो चैप्टर नंबर 18 है। चैप्टर 18 में आप लोगों ने पढ़ा अबाउट द oogenesis, और आपने ये बात पढ़ी कि जो फीमेल है उसमें oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होगा बिफोर बर्थ और प्राइमरी oocyte बन जाएंगे। अब आप याद रखें, अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि प्राइमरी oocyte मियोसिस की किस फेज में है, तो वो प्रोफेज 1 में है। और अगर प्रोफेज 1 गिवन ना हो, ये तमाम फेजेस गिवन हो, तो फिर आंसर क्या होगा, फिर आंसर है पैकेटीन। यानी दैट्स मीन फीमेल में आफ्टर बर्थ प्रोफेज 1 किस फेज में है, पैकेटीन में। तभी ये कहा कि ये ईयर्स तक रहेगी, बहुत सालों तक रहेगी, क्योंकि एक फीमेल में बर्थ के बाद से लेकर प्यूबर्टी तक प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 की फेज में ही रहता है और वो प्रोफेज 1 की
पैकेटीन होती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। देन डिप्लोटीन है, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम रिपेल, दैट्स मीन पहले वो क्लोज आए थे फिर वो अवे मूव करेंगे। एंड देन क्या होगा, इसमें एक और इवेंट है कि जो कंडेंसेशन है वो मैक्सिमम हो जाती है। क्वेश्चन ये है कि कंडेंसेशन मैक्सिमम कब होती है, तो आप बताएंगे कि वो विद इन द डिप्लोटीन है। डायकिनेसिस में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोलाई है वो डिसअपीयर हो जाएगा, दैट्स मीन डायकिनेसिस में भी फर्दर कंडेंसेशन होगी। और इसमें क्या होगा कि जो हेमैलगस क्रोमोसोम है, अब ये वर्ड आप याद रखें, नॉर्मली हम होमोलोगस का वर्ड यूज करते हैं, बट एक्चुअल ये जो टर्म है वो हेमैलगस है। इसलिए अगर मैं हेमैलगस बोल रहा हूं तो आपने ये नहीं कहना कि सर कोई नई जुबान बोल रहे हैं या चाइनीज बोल रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा, इसमें पॉइंट जो आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है और इसको रिप्रेजेंट भी आप कर सकते हैं, एक बहुत कॉमन आजकल जो है इवेंट है कि जब कोई पिक्चर बनानी है तो लोग इस तरह की एक फिगर बनाते हैं। बट अगर इसको रिलेट करें इन इवेंट के साथ, तो भी हमने कहा कि स्टार्ट में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो क्लोज आएंगे, पहले क्लोज आएंगे, फिर आपस में अटैच हो जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट, लोकस टू लोकस, फिर कियास्मेटा फॉर्मेशन, फिर ओवरलैपिंग, और फिर स्टार्ट मूविंग अवे, और जो लास्ट फेज है डायकिनेसिस उसमें मैक्सिमम अवे मूव कर जाएंगे। बट कुछ पॉइंट्स पर या टिप पे, एंड पे क्या होंगे, वो भी अटैच होंगे, बिल्कुल ही सेपरेट नहीं हो जाएंगे। और ये बात भी याद रखें कि इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और वो डायग्राम बेस है, क्योंकि लिप्टोटीन की डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, ऊपर मेंशन है एग्जैक्ट बुक वाली, वो आपने याद रखनी है, बिकॉज क्वेश्चन में अगर वो डायग्राम आ जाए और क्वेश्चन आपको ये हो कि ये डायग्राम किस इवेंट को इंडिकेट कर रही है। देन जाइगोटीन की भी डायग्राम इंडिकेट है, वो भी आपने याद रखनी है। देन पैकेटीन की डायग्राम, देन डिप्लोटीन, एंड लास्ट वन इज द डायकिनेसिस। सो इनकी डिफरेंट जो डायग्राम है वो भी, और इन पॉइंट्स को भी आपने याद रखना है, सो दैट अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली इनको सोल्व कर सकें। सो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस के बाद, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोलॉन्ग फेज थी, हम फर्दर डिटेल हम स्टडी करते हैं रिमेनिंग फेजेस ऑफ द मियोसिस की। उसके लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, मियोसिस 1 के बाद नेक्स्ट वन इज द मेटाफेज 1। So what are the events of metaphase 1? First of all, nuclear membrane disappear, beta is spindle originate and delta is bivalent यहां बनेंगे। अब इन इवेंट से अगर आप कंपैरिजन करें और पॉइंट्स को याद रखें मेटाफेज ऑफ माइटोसिस से, कि मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में दो इवेंट्स हुए थे, स्पिंडल फाइबर बाइंड हुए थे विद द क्रोमोसोम और सेल के सेंटर में क्रोमोसोम ओरिजिनेट हुए थे। लेकिन यहां पे क्या इवेंट्स हैं, यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही है, दैट्स मीन जो माइटोसिस का प्रोफेज का इवेंट है वो मियोसिस में मेटाफेज में हो रहा है। ये दोनों इवेंट यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर एंड स्पिंडल ओरिजिनेट, क्योंकि जो माइटोसिस है उसकी प्रोफेज में ये इवेंट होते हैं, लेकिन एक इसका अपना इवेंट है और वो क्या है कि क्रोमोसोम सेंटर में क्या हो जाएंगे, लाइन अप हो जाएंगे। सो ये मेटाफेज है। कंपैरिजन में एक और पॉइंट क्लियर होगा कि मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में एक सिंगल क्रोमोसोम सेंटर पे लाइन अप हुआ था और हमने ये बात कही थी, इसके साथ एक एंड से एक किनेटोकोर फाइबर आएगा और दूसरे एंड से सेकंड, यानी मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में एक क्रोमोसोम के साथ दो किनेटोकोर फाइबर अटैच होंगे। बट विद इन मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस, इसमें चूंकि हेमैलगस क्रोमोसोम है तो इसमें एक क्रोमोसोम के साथ एक एंड से ही और एक ही फाइबर अटैच होगा, दो फाइबर अटैच नहीं होंगे। अगर कंपैरिजन करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, तो मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में कितने क्रोमोसोम थे, 46, एंड हाउ मेनी क्रोमेटिड, 92। सो इस रेफरेंस से सिमिलरिटी है कि यहां भी 46 क्रोमोसोम्स ही हैं और 92 क्रोमेटिड ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डिफरेंस कि यहां पे सिंगल क्रोमोसोम और यहां पे पेयर है, और इस पेयर को हम बाइवेलेंट कहते हैं। बाइवेलेंट में क्या होगा, 4 क्रोमेटिड एग्जिस्ट करेंगे, इसमें क्या है, 2 क्रोमेटिड है। तो ये कंपैरिजन याद रखना है बिटवीन मेटाफेज 1 एंड मेटाफेज ऑफ द माइटोसिस। मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज, जिसके दो इवेंट्स हैं, किनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पोलर फाइबर इलोंगेट। सो
ये दो इवेंट्स वही हैं जो एनाफेज ऑफ माइटोसिस में होते हैं। दैट्स मीन इस रेफरेंस से डिफरेंस नहीं है, यानी क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होती है उस बेस पर डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि एनाफेज 1 में जो फोर्स अप्लाई होगी तो उससे जो एक पेयर के मेंबर्स हैं वो सेपरेट होंगे, नहीं ये मेंबर इस तरफ मूव करेगा और ये दूसरे एंड पे मूव करेगा। जबकि एनाफेज ऑफ माइटोसिस में ऐसा नहीं हुआ था। उसमें एक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर रीजन है, जो एक सेंट्रोमियर बना हुआ था, वो सेपरेट हुए थे, यानी क्रोमाटिड सेपरेट हुए थे। जबकि यहां पर क्या होगा, क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। सो इस रेफरेंस से यहां पर रिडक्शन हो रही है, जबकि यहां पर रिडक्शन यानी एनाफेज में रिडक्शन नहीं हुई थी। लेकिन एनाफेज 1 में क्या होगा, रिडक्शन होगी एक एंड के रेफरेंस से। सेल में तो उतना ही है, लेकिन जो एक एंड है उस पे 23 और दूसरे एंड पे क्या होगा, 23 क्रोमोसोम होंगे। जबकि एनाफेज ऑफ माइटोसिस में दोनों एंड पर 46 एंड 46 क्रोमोसोम ही थे, उनमें रिडक्शन नहीं हुई थी। तो ये डायग्राम इंडिकेट कर रही है कि ये पोलोमाइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और ये क्रोमोसोम अपने एंड पर पहुंच चुके हैं। और जैसे ही एंड पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, इट्स द एंड ऑफ द एनाफेज 1 या लेट एनाफेज जिसे हम कहते हैं। एंड लेट एनाफेज इज द स्टार्ट ऑफ द टीलोफेज। क्या इवेंट्स हैं, हमने पहले भी बात की है कि टीलोफेज इज जस्ट ऑपोजिट टू प्रोफेज, लेकिन यहां पर टीलोफेज किसी हद तक ऑपोजिट होगी मेटाफेज के, क्योंकि विद इन मियोसिस 1 जो न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपीयर हुआ था वो मेटाफेज में हुआ था, वो मेटाफेज में हुआ था। जबकि माइटोसिस में न्यूक्लियर इनवेलप डिसअपीयर प्रोफेज में हुआ था। सो फर्स्ट इवेंट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज, सेकंड इज न्यूक्लियस रीअपेयर, दैट्स मीन वही रिलेट करता है कि जब मेम्ब्रेन बनेगी तो न्यूक्लियस अपेयर हो जाएगा। एंड थर्ड वन इज द क्रोमोसोम डीकंडेंस, यानी जो क्रोमोसोम थे वो क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे और एक सेल में क्या होगा, दो न्यूक्लियस होंगे। इट्स अ कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1। इसके बाद साइटोकाइनेसिस, सेम ऐसे ही कि क्लीवेज फरो और फिर ये मिड तक फ्यूज करेगी और एक सेल दो में डिवाइड कर देगा। इसके बाद इसमें स्टार्ट होगी मियोसिस 2। लेकिन इन सेल से मियोसिस 2 तक एक शॉर्ट इंटरफेज है और इस शॉर्ट इंटरफेज में एक पॉइंट आपने याद रखना है कि इस शॉर्ट इंटरफेस में G1 फेज, S एंड G2। G1 फेज होगी, G2 भी होगी, लेकिन S फेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। इंटरफेज ऑफ मियोसिस 1 में G2 फेज लैग कर रही थी और यहां पर क्या होगा, S फेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। बाकी इवेंट्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें कि इस एक सेल में हर एक क्रोमोसोम के साथ उसकी कॉपी अटैच है। यानी अगर इस एक सेल में 23 क्रोमोसोम है तो हर एक के साथ उसकी कॉपी अटैच है। बिकॉज स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अगर इसमें 23 है तो आगे कैसे 23 मेंटेन रहेंगे। तो उसकी रीजन ये है कि इसमें 23 क्रोमोसोम है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि हर क्रोमोसोम के साथ कॉपी भी मौजूद है, इसलिए आगे 23 इक्वली क्या हो गए, ट्रांसफर हो जाएंगे। सो इस रेफरेंस से जो मियोसिस 2 है वो जस्ट लाइक अ माइटोसिस है। अब मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कंपैरिजन में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए है कि मियोसिस 1 में कहीं पे सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं कर रहा, लेकिन मियोसिस 2 में क्या होगा, सेंट्रोमियर ब्रेक करेगा। बिकॉज यहां पे क्रोमाटिड सेपरेट होंगे, जबकि यहां पर क्या था, जो हेमैलगस क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हुए थे। अब इसी एस्पेक्ट से एक और पॉइंट है कि मेल, ह्यूमन मेल और फीमेल में जो पेयरिंग है उसका डिफरेंस है, और ये डिफरेंस लिंक करता है चैप्टर नंबर 22 के साथ। चैप्टर 22 में आप लोगों ने पढ़ा ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोसोम है उनको आप कैटेगराइज करते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम में एंड सेक्स क्रोमोसोम में। और ये सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में XNX और मेल बॉडी में XY होगा। सो अगर पेयरिंग होगी हेमैलगस क्रोमोसोम की तो फीमेल बॉडी में तमाम के तमाम जो पेयर बनेंगे वो हेमैलगस ही होंगे, 22 ऑटोसोमल और एक X क्रोमोसोम का।
जबकि मेल बॉडी में जब पेयरिंग होगी तो इसमें 22 जो क्रोमोसोम है वो ऑटोसोमल की पेयरिंग बनेगी, और 23rd की जो पेयरिंग बनेगी वो जो पेयर है 23rd वाला वो होमोलॉगस 100% नहीं है, उसे हम एनालगस कहते हैं, यानी वो मॉर्फोजेनेटिकली सिमिलर नहीं है। सो इस एस्पेक्ट से आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्रॉसिंग ओवर होगी। प्रोफेज 1 में जो क्रॉसिंग ओवर है दैट रिजल्ट इन अ रिकॉम्बिनेशन, रीशफलिंग ऑफ जीन होगी, उससे न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा, और वो न्यू कॉम्बिनेशन प्लांट्स और एनिमल्स और बाकी ऑर्गेनिजम्स को वेरिएशन प्रोवाइड करेगा, जिससे इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में हेल्प मिलेगी। सो क्रॉसिंग ओवर हम कहते भी हैं कि रॉ मटेरियल है फॉर एवोल्यूशन। देन रैंडम असॉर्टमेंट है, यानी 2 फैक्टर आप कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे, एक क्रॉसिंग ओवर है और एंड सेकंड आफ्टर क्रॉसिंग ओवर रैंडम असॉर्टमेंट है, दोनों से क्या होगा? वेरिएशंस क्रिएट होंगी। एंड देन नेक्स्ट इज गेमेटोजेनेसिस एंड स्पोरोजेनेसिस। ये बात हमने पहले की है कि एनिमल्स में गेमीट फॉर्मेशन में और प्लांट्स में स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? मियोसिस हो रही होती है। एंड थर्ड पॉइंट इज मियोसिस की मदद से हमें हेल्प मिलती है कि मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर है इन डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मेंटेनेंस के रेफरेंस से माइटोसिस भी कंट्रीब्यूट करती है, बिकॉज हमने पहले बात की थी कि 26 ये मेंटेन रहेंगे नंबर, लेकिन एक डिफरेंस है कि माइटोसिस मेंटेन करती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को विदाउट एनी चेंज, जबकि मियोसिस मेंटेन करेगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम को विद चेंज। सो दिस इज द एंड ऑफ द मियोसिस। मियोसिस के बाद एज अ होल माइटोसिस और मियोसिस की डिफरेंट फेजेस में कंपैरिजन, सो दैट जो क्वेश्चन आपको डिफरेंट आए आप उनको सॉल्व कर सकें, उसके लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो माइटोसिस वर्सेस मियोसिस, फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अक्रस माइटोसिस दोनों सेल में होगी, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, बट मियोसिस के लिए कंडीशन है कि सेल हमेशा क्या होगा? सेल डिप्लॉइड होगा तो मियोसिस होगी, अदरवाइज मियोसिस नहीं होगी। डिवीजन, माइटोसिस में सेल एक दफा ही डिवाइड करता है और वो डिवाइड करके 2 सेल बना देगा, जबकि मियोसिस में डिवीजन 2 टाइम होती है। पहले एक इनिशियल सेल डिवाइड करेगा और 2 सेल बनेंगे, और वो फर्दर डिवाइड करेंगे 2 सेल में, यानी इसमें डिवीजन 2 टाइम होगी मियोसिस में, पहले मियोसिस 1 और उसके बाद मियोसिस 2। और ये बात भी आप लोगों ने डिटेल में पढ़ी है विद इन चैप्टर नंबर 18, जिसमें 2 प्रोसेस आप लोगों ने पढ़े हैं जो आपके एंटीडस सिलेबस में भी हैं, और वो है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। डॉटर सेल, माइटोसिस में एक सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं, जबकि मियोसिस में एक, यहां हमने कहा भी कि एक पेरेंटल सेल से आगे फर्दर 4 डॉटर सेल जनरेट होंगे। लेकिन क्या होगा? कंपैरेटिवली जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएंगे। पेरेंट सेल यहां दैट्स मीन किन सेल्स में होती है? तो सोमैटिक सेल में होती है माइटोसिस, जबकि जो मियोसिस है वो होती है रिप्रोडक्टिव सेल में। लेकिन ये बात भी आप लोगों ने चैप्टर 18 में पढ़ी है कि वो सेल जो गेमीट बना रहे होते हैं इनिशियली उनमें भी माइटोसिस ही होती है। जस्ट लाइक जर्मिनल एपिथेलियल सेल डिवाइड एंड गिव राइज टू स्पर्मेटोगोनिया, यहां माइटोसिस है। सेम एज विद इन द oogenesis कि जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है वो डिवाइड करेगा एंड गिव राइज टू द oogonia, वो भी माइटोसिस से ही है। oogonia अंडरगो माइटोसिस एंड गिव राइज टू प्राइमरी oocyte, तो वहां भी इनिशियली माइटोसिस ही है। वेरिएशन, माइटोसिस में कोई वेरिएशन नहीं आती, जबकि मियोसिस में रीशफलिंग ऑफ जीन है, इसलिए यहां पर क्या होगा? डिफरेंट जेनेटिक वेरिएशन आएंगी जो कि ऑर्गेनिज्म को बेटर एंड बेटर कर सकती हैं, और हो सकता है कि म्यूटेशन बेटर ना भी हो, बिकॉज म्यूटेशन के चांसेस या वेरिएशन की पॉसिबिलिटीज दोनों ही हैं। एंड देन फेजेस में कंपैरिजन है, प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। प्रोफेज 1 प्रोलॉन्ग फेज है, जबकि प्रोफेज ऑफ माइटोसिस शॉर्ट फेज है। प्रोफेज 1 में बाइवेलेंट बनते हैं, और एक जो बाइवेलेंट होता है उसमें 4 क्रोमेटिड होंगे, जबकि माइटोसिस की प्रोफेज में कोई बाइवेलेंट नहीं है, 0 बाइवेलेंट। G2 प्रोफेज 1 की इंटरफेज में लैग करती है,
जबकि प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में G2 फेज एग्जिस्ट करती है। इस तरह से अगर कंपैरिजन करेंगे सेकेंड इंटरफेज ऑफ मियोसिस की, तो वहां पे G2 की जगह पर क्या लैग करेगी, S फेज लैग करेगी। एंड लास्ट पॉइंट इज कि जो प्रोफेज 1 है इसकी 5 डिफरेंट सब स्टेजेस हैं जो भी हमने डिस्कस भी की हैं, जबकि प्रोफेज ऑफ माइटोसिस इसमें फर्दर आगे कोई भी सब स्टेज एग्जिस्ट नहीं करती। सो जैसे हमने कंपैरिजन किया बिटवीन प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज ऑफ माइटोसिस का, सेम ऐसे ही कंपैरिजन है बिटवीन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मेटाफेज 1, एनाफेज ऑफ माइटोसिस विद एनाफेज 1, एंड देन टीलोफेज एंड टीलोफेज ऑफ मेटाफेज एंड टीलोफेज ऑफ मियोसिस 1, एंड देन मियोसिस 2 का कंपैरिजन विद द माइटोसिस। उसमें सिमिलरिटी है नंबर ऑफ क्रोमोसोम के रेफरेंस से और बाकी इवेंट्स के रेफरेंस से, इसलिए हमने कहा कि मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक द माइटोसिस। सो विद दिस पॉइंट आज का लेक्चर हमारा जो है वो एंड होता है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे और आप इनको याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज।